फाइन स्टूडेंट, तो आज क्लास में हम लोग 3 एडिटोरियल्स पे काम करेंगे, चर्चा करेंगे और तीनों ही एडिटोरियल्स इकोनॉमिक्स से हैं। तो जितने भी स्टूडेंट इस क्लास में बैठे हो या जो भी यूट्यूब पे सुनोगे, बहुत अच्छे से करना है, अच्छे से समझने का प्रयास करना है। 67, 68 और 69। देखो, लगभग 11 साल बाद कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे आया। कब से वेट कर रहे हैं हम लोग? जो सबसे लेटेस्ट आया था 2011 में आया था ना जी, और उसके हिसाब से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स तय हो रहा था। उसके हिसाब से बहुत सारा पॉलिसीज़ लिए जा रहे थे। वो फाइनली जिसका वेट कर रहा था पूरा भारत बेसब्री से, वो सर्वे का रिपोर्ट आया है। और ये जो भी सर्वे का रिपोर्ट आया है वो ब्रॉड पॉइंट में आया, अभी पूरा डिटेल्स नहीं आया है। डिटेल्स आएगा किसी दिन। अभी ब्रॉड मोटा मोटी क्या है इसमें, वो सब चीज़ जानेंगे। और इसमें देखें कि रूरल इंडिया और अर्बन इंडिया में एक्सपेंडिचर किस हिसाब से हुआ। ये इनकम से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है। हम एक्सपेंडिचर से इनकम डिराइव कर सकते हैं, यानी कि जितना जो खर्च कर रहे हैं, तो कमाई हो रहा है तभी तो उतना खर्च कर रहे हैं। तो ये तुम्हारा ऑल इंडिया हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस बार प्रीलिम्स में भी इसका वेटेज उतना ही ज़्यादा होगा और मेंस में तो 2 क्वेश्चन बनते हुए नज़र आ रहा है मुझे यहाँ से। आगे देखो 68, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स का, जीडीपी से रिलेटेड सब, तो वो भी समझेंगे। एंड लास्ट वन, बहुत सारे इकोनॉमिक्स कह रहे हैं कि हो गया के शेप्ड रिकवरी, हो गया भी शेप्ड। अब ये छोड़ दो। ऐसे याद है तुम लोग के शेप्ड बताए थे ना कि कोविड के टाइम में कुछ सेक्टर आगे निकल गया और कुछ सेक्टर पीछे चला गया, तो के शेप्ड। मगर कई लोग कहते नहीं ये वी शेप्ड है, जो सेक्टर नीचे गया था फिर सेक्टर ऊपर आ गया। तो बोले कि के शेप्ड छोड़ो और भी शेप्ड छोड़ो, ये सब कोविड से रिलेटेड है, ये दोनों छोड़ो। अब एक नया टर्मिनोलॉजी आया है, इकोनॉमिक ड्यूअलिज्म, यानी कि भारत में आपको ड्यूअलिज्म देखने को मिल रहा है इकोनॉमिक्स में। इसका मतलब क्या है कि एक तरफ अमीर तो खूब बढ़ते चला जा रहा है और गरीब होते चला जा रहा है। ये इनकम इनइक्वलिटीज़ को रिफ्लेक्ट करता है। ये न्यू टर्मिनोलॉजी है हमारे इकोनॉमिक्स के लिए, समझे? तो इसको क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक ड्यूअलिज्म। तो देखते हैं सब, अभी इकोनॉमिक्स लोग कोइन किए हैं इस शब्द को। चलो आगे देखते हैं। बहुत ही ध्यान से सुनना है, अदब से सुनना है और नोट्स बना लेना है इसका, क्योंकि खाली आंकड़ा पे ही बात होगा, खाली डेटा पे ही बात होगा स्टूडेंट। तो देखो 67, देखो एन इनसाइड इनटू ऑल इंडिया हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे, जीएस पेपर 3, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इश्यूज अराइजिंग फ्रॉम इट। ये इंडियन एक्सप्रेस में आया था 4 मार्च को। तो देखते हैं मामला क्या है, समझो बात को, अच्छे से समझने का प्रयास करो। इससे पहले कब आया था डेटा स्टूडेंट? 2011 में आया था। और 2011 में जो एक्सपेंडिचर सर्वे आया था उसके हिसाब से हम अभी तक काम कर रहे थे। हम जानते हैं कि ओवर द पीरियड पीपल का जो प्रेफरेंस वो चेंज होता है। अब तुम लोग खुद सोचो, यहाँ पे जो बच्चे लोग बैठे हुए हो, जो यूट्यूब पे सुन रहे हो, 10 साल 15 साल पहले आपका जो खर्च करने का जो तरीका था और अभी जो तरीका है, ज़मीन आसमान का अंतर है कि नहीं है? उस समय ई कॉमर्स साइट उतना कहाँ था, उस समय इंटरनेट उतना कहाँ था जितना अभी है। उस समय ना ही यूपीआई था, ना ही ई कॉमर्स साइट था। अभी देखो, अभी एजुकेशन में लोग बहुत खर्च कर रहे हैं ना। हाँ, एजुकेशन में लोग बहुत खर्च कर रहे हैं एज कम्पेयर टू 10 ईयर्स पहले जो खर्च किया जा रहा था। अभी देखो, अभी तुम खाली खाना का बात करेंगे, फूड का बात करें तो फूड में कितना चेंजेस है। पहले 10 साल पहले जो खाना खाते थे और अभी जो खा रहे कितना अंतर है। अभी देखते हो फास्ट फूड, जंक फूड अभी बहुत ज़्यादा कंज्यूम किया जा रहा है ना। और यदि हम 2011 को बेस मान के चलते हैं तो तुमको लगता है कि अभी का जो रियलिस्टिक जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइन जो है अर्बन और रूरल दोनों को जोड़ के, क्या वो सही फिगर दे पाएगा? नहीं दे पाएगा जी, क्योंकि ओवर द पीरियड चेंज हुआ है सब चीज़। हाँ, कहोगे कि सर गांव में सेम है, गांव में भी सेम नहीं है, गांव में भी वो कंजम्पशन पैटर्न चेंज हुआ है। तो इसलिए हमें चाहिए, ऐसे टाइम में चाहिए हमको रिलेवेंट डेटा, क्योंकि डेटा हमारे पास होगा तभी हम सही तरीके से फैसला ले पाएंगे कि हमारे इकोनॉमिक्स में हो क्या रहा है, कहाँ पे लोग कितना खर्च कर रहे हैं। तो 2011 का आया था, उसी को चला रहे थे। हाँ, 2017 और 18 में भी आया था, मगर सरकार ने बोला कि इसमें थोड़ा डेटा इरेगुलरिटीज़ है, डेटा थोड़ा मिसकैलकुलेट हुआ है, मैथोलॉजी जो कैलकुलेट करने का जो तरीका है वो थोड़ा गड़बड़ हुआ है, इसलिए डेटा रिलीज नहीं किया सरकार ने। 17-18 का बात कर रहा हूँ। और कायदे से विद्यार्थी लोग
कायदे से ये जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो सर्वे वो 5-5 साल में होना चाहिए, क्योंकि 5 ईयर्स में ट्रैक करना एकदम सही है। 10 साल में भी नहीं होना चाहिए, ये कितना साल में होना चाहिए? 5 ईयर्स में होना चाहिए, समझ गए ना। तो देखो 11 साल वेट करने के बाद फाइनली वो समय आ चुका है, ऑल इंडिया हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे HCES वो रिलीज हुआ है। और ये डेटा ये कब से कब करवाया गया था? ये अगस्त 2022 से लेकर जुलाई 2023 में टीम गए। इस समय कह सकते हो कि मिड रफली मान सकते हो कि मिड 2022 से लेके अब मिड 2023 तक ये लगभग 1 साल में वही 11-12 मंथ में सर्वे हुआ। सर्वे मतलब पूछा जाएगा कि क्या खा रहे हैं घर में, कहाँ पे खर्च कर रहे हैं। तो ये लगभग 1 साल 11 महीना 12 महीना लगभग चला है, समझे ना। तो स्पेसिफिक डेट जरूरी नहीं है, जरूरी है कि ये 22 और 23 में हुआ था, समझ गए ना। ये हो गया। अब यहाँ पे देखो ये जो HCES, क्योंकि बार बार HCES का जिक्र आएगा स्टूडेंट, मतलब हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे का मैं बात कर रहा हूँ। अब इसमें यही बोला गया कि आखिर जो हाउस होल्ड है, घर वाले लोग सब है, वो क्या क्या गुड्स को कंज्यूम कर रहे हैं और क्या क्या सर्विस को कंज्यूम कर रहे हैं, ये पूछा गया इन लोग से। और भी अलग अलग डेटा लिए गए हैं हाउस होल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स का और डेमोग्राफिक पर्टिकुलर, यानी कि पहले जो डेटा लिया जाता था उससे कंपेयर में इस बार ज़्यादा डेटा लिया गया है इस सर्वे में। आया समझ में? अब क्यों इंपॉर्टेंट है इस तरह कंजम्पशन सर्वे, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? यह हमें इसलिए इंपॉर्टेंट है, इससे हम सही तरीके से जीडीपी कैलकुलेट कर पाएंगे। क्योंकि आखिर जीडीपी का मतलब क्या है कि गुड्स और सर्विस कितना प्रोड्यूस हुआ आपके कंट्री में विद इन ए फाइनेंशियल ईयर, ये ना होता है जीडीपी का मतलब। और उसको मॉनेटरी वैल्यू में देख रहे हैं, दैट्स कॉल्ड जीडीपी। तो जीडीपी को सही तरीके से कैलकुलेट करना है तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे पे हमें काम करना होगा। वो डेटा जितना रिलेवेंट डेटा आएगा उतना डेटा से हम क्या कर सकते हैं, सही तरीके से जीडीपी को ट्रैक कर सकते हैं, नंबर 1। दूसरा क्या है, अभी जैसे देखो नीति आयोग ने बोला ना कि पहले कंपेयर में 11% मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी घटा है। याद करो, पहले भी एडिटोरियल से पढ़ाए हैं, नीति आयोग ने ये क्लेम किया। अब तुमको खुद पता चल जाएगा कि यदि आदमी कम एक्सपेंडिचर कर रहा है तो गरीब है वो आदमी। तो देखो पॉवर्टी, रियल पॉवर्टी, अब देखो इंडिया में जो रियल पॉवर्टी डेटा है तो 2011 का ही है, और ये 11 से लेके 23-24 तक तो कितना कुछ चेंजेस आया है। अभी ये डेटा से हम कितना बढ़िया से पता कर सकते हैं रियल में। नीति आयोग बोला बहुत अच्छी बात है, मगर रियल, क्योंकि आपका बोलने के पीछे कुछ आधार होना चाहिए। अब ये डेटा कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, इनफैक्ट पूरा हेल्प करेगा कि पॉवर्टी लेवल क्या है भारत में समझने के लिए विथ रेलेवेंट रिपोर्ट। एंड तीसरा क्या है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सीपीआई। कितना इंपॉर्टेंट है बच्चे लोग, सीपीआई एक टूल है आरबीआई के लिए भी कि कैसे मॉनेटरी पॉलिसी को चलाएं। अब देखते हो कितना, जब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 6% से ऊपर हो जाता है तो देखते हो सरकार का हाथ पैर फूलना शुरू हो जाता है कि नहीं। कहते कि 6% से ऊपर है, बहुत दिक्कत हो रहा है, करेक्ट। तो सीपीआई अब देखो, अब सीपीआई जो भी है तो बेस ईयर तो 2011-12 है इसका, 11-12। अब देखो 11-12 में फूड पे बहुत ज़्यादा खर्च किया जाता था। तुमको लगता है कि 2023-24 में फूड पे उतना ही खर्च हो रहा होगा? नहीं जी, ये तो इस बार भी पता चल गया इसमें भी डेटा में। तो जो झूठ मूठ का जो परेशान हम लोग हो रहे हैं, बढ़िया सुनो इस बात को, जो फालतू का हम लोग परेशान हो रहे हैं कि सीपीआई 6% से ऊपर हो गया अब बहुत दिक्कत हो जाएगा, ये भी सोच हम लोग का डाइल्यूट हो जाएगा इस डेटा से। बात समझे ना, क्योंकि जो वेटेज दिया सीपीआई में, जो फूड का वेटेज 46% है। पता है तुम लोग को, सीपीआई में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में फूड का वेटेज 46% है। कैन यू बिलीव इट, 46% है। और डब्ल्यूपीआई में इसका ठीक हाफ है, तुम्हारा 24% है। यानी कि फूड का कितना ज्यादा वेटेज है, यानी कि फूड का दाम थोड़ा सा ही बढ़ेगा सीपीआई पूरा बढ़ जाएगा ना। 46% है, इसका मतलब रफली 50% है वो। अमा तुमको जब पता चला कि आदमी लोग जो एक्सपेंडिचर फूड पे ज्यादा नहीं कर रहा है, वो हाउसिंग पे कर रहा है, वो ई कॉमर्स साइट पे कर रहा है, वो सर्विस पे कर रहा है, तब तुम झुट्टों का परेशान हो रहे हो ना सीपीआई को लेके, और भी 2011 के हिसाब से। तो इसलिए स्टूडेंट, पॉवर्टी लाइन को देखना हो, जीडीपी का देखना हो और रियल सीपीआई को देखना है तो ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट है।
आया समझ में? तो जैसे कि हमने कहा है कि जो लास्ट सर्वे हुआ था 2017 और 18 में हुआ था और उसको रिवील नहीं किया गया भारत सरकार के द्वारा। अब देखो ये चौंकाने वाला चीज़ है, तुम लोग के मन में आता होगा कि भारत सरकार ने जब इतना बड़ा काम किया, सर्वे किया, तो भारत सरकार ने रिवील क्यों नहीं किया? तो मैं याद दिला दूं, 2016 के अंतिम में नोटबंदी किया गया था सर देश में, और उसके बाद 2017 में जीएसटी लागू हुआ। तो जब नोटबंदी लगाया गया, जीएसटी लगाया गया, तो कमर तोड़ न दिया जी कॉमन आदमी का। कॉमन आदमी को कितना प्रॉब्लम हुआ था। तो कई क्रिटिक्स, कई इकोनॉमिक जो जानकार है वो ये बोलते हैं कि सरकार ने 2017-18 में जानबूझ के रिलीज नहीं किया क्योंकि आदमी का जो एक्सपेंडिचर जो था वो बहुत घट गया था और सरकार का पोल खुल जाता, यहाँ पे पोल खुल जाता। बोलो कैसे पोल खुल जाता? यदि पता चलता कि आदमी बहुत कम पैसा खर्च कर रहा है तो सरकार के ऊपर सवाल उठेगा ना कि आपके जीएसटी की वजह से, आपके नोटबंदी की वजह से आदमी का ये हालत हुआ है। इसलिए कई क्रिटिक्स ये बोलते हैं, कई इकोनॉमिक्स ये बोलते हैं कि सरकार ने जानबूझ के, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ सरकार पे, जो इकोनॉमिक्स लोग कह रहे हैं कि 2017 और 18 में यदि वो रिवील नहीं किया डेटा तो इसके पीछे लॉजिक क्या है कि उससे पहले नोटबंदी आया, जीएसटी आया, उसने कमर तोड़ दिया लोगों का और इसलिए वो ज़्यादा एक्सपेंडिचर नहीं कर पाए। ये चीज़ वहाँ पे रिवील हो गया और ये डेटा रिलीज करता तो बहुत भौकाल मच जाता भारत में। समझे? उस चीज़ को लिखा गया, बहुत सुंदर तरीके से लिखा गया, समझने का प्रयास करो। तो देखो एक्चुअल में क्या होना चाहिए था, देखो लिखा गया बहुत अच्छे से, जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे जो है, हाँ ये एक्चुअल में होना चाहिए कि 5 ईयर्स में होना चाहिए, NSSO करना चाहिए, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, जो इसको 5 साल में करना चाहिए। जो लास्ट सर्वे हुआ था 2017 और 18 में हुआ, 2017-18 में हुआ। मैं जानते हो कि नोटबंदी, हाई वैल्यू करेंसी नोट्स का, उसके बाद जीएसटी, तो ये सब रीजन की वजह से लोगों का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वो कम हो गया था और इसलिए में भी सरकार ने इस चीज़ को रिलीज नहीं किया ताकि सरकार का पोल खुल जाता है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे क्रिटिक्स बताते हैं, तुमको इंटरप्रेट करना पड़ेगा बहुत सारा चीज़ सब। आगे देखो, अब देखो यहाँ से रियल इकोनॉमिक्स स्टार्ट हो जाता है स्टूडेंट। तो ये डेटा है, डेटा का खेल है, तो इसको थोड़ा जूम करो, जूम करके देखने का प्रयास करो कि पहले तुम्हारा क्या है, MPC। हाँ ये तुम्हारा क्या है, MPC है। MPC समझ रहे हो ना, कितना मंथली कितना एक्सपेंडिचर है उसका, समझे ना, उसका एक्सपेंडिचर कितना मंथ, हाँ कितना खर्च कर रहा है, मंथली नहीं वो ईयरली कितना खर्च कर रहा है। एक तुम्हारा जो दिया गया है, एक तुम्हारा दिया गया है करंट अकाउंट पे। नीचे देखो बच्चे लोग, नीचे क्या लिखा गया है, एक करंट अकाउंट है, एक तुम्हारा क्या है, कंस्टेंट है, मतलब वही करंट अकाउंट बोल रहे, सॉरी, कांस्टेंट प्राइस और करंट प्राइस है। फर्स्ट देखोगे तुम तो करंट प्राइस पे एट करंट लिखा गया है ना, देखो ना, एवरेज MPC है ना, एट करंट प्राइस लिखा गया है। नीचे क्या लिखा गया है, नीचे तुम्हारा क्या है, कांस्टेंट प्राइस। 2011 और 12 है ना, तो इसका मतलब कांस्टेंट प्राइस है। देखो हमें मतलब होता है कांस्टेंट प्राइस पे, जो भी GDP का भी बात करते हैं ना हम लोग कांस्टेंट प्राइस पे ही बात करते हैं। क्या होता है कांस्टेंट प्राइस और क्या होता है करंट प्राइस? देखो बच्चे लोग, कांस्टेंट प्राइस का मतलब होता है कोई भी एक बेस ईयर है और उसके हिसाब से, जैसे 11 और 12 बेस ईयर है, उसके हिसाब से 2023 और 24 में कितना बढ़ोतरी हुआ है, इन्फ्लेशन को हटा के, इन्फ्लेशन को जोड़ना नहीं होता उसमें कांस्टेंट प्राइस में। जब भी हम न्यूज़पेपर का जो देखते हैं, न्यूज़पेपर से हम पढ़ते हैं GDP, तो वो भी कांस्टेंट प्राइस ही है। रियल GDP जिसको बोलते हैं रियल GDP, जो नॉमिनल GDP होता है उसमें इन्फ्लेशन जोड़े जाते हैं। तो जो नीचे तुम लोग को दिख रहा है एवरेज MPC एट कांस्टेंट प्राइस जो दिख रहा है, उसका मतलब क्या है कि 2011 और 12 बेस ईयर था, उसके हिसाब से अभी कितना बढ़ोतरी हुआ है इन्फ्लेशन को हटा के। इन्फ्लेशन समझ रहे हो, महंगाई को कंसिडर ही नहीं किया जा रहा है। अब यहाँ पे समझो ये मामला क्या है। देखो जो जुलाई 2011 से लेके जुलाई 2012 यानी कि 11-12 का बेस ईयर ले रहे हैं, उस समय देखो रूरल इंडिया में स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रूरल इंडिया में लोग कितना खर्च कर रहे थे। तो लोग जो खर्च कर रहे थे लगभग तुम्हारा 1500 खर्च कर रहे थे। 1430 है ना नीचे, हाँ उसी से मतलब है आंकड़ा 1430 है। नहीं समझ में आ रहा तो पूछो साइड से, वहाँ पे देखो 1430 था। अभी देखो रूरल इंडिया में आदमी लोग जो खर्च कर रहा है, यानी कि जो बढ़ा है, कितना बढ़ा है, 2000 हुआ है। इसका मतलब 40% ग्रोथ हुआ है। समझे कितना हुआ है, 40% ग्रोथ हुआ है। समझ पा रहे हो?
अरे बाबू ये रूरल इंडिया का बता रहे हैं, देखो ना। अरे बाबू नीचे नीचे कांस्टेंट प्राइस में बोल रहे हैं तुमको हम, कांस्टेंट प्राइस जी, कांस्टेंट, इन्फ्लेशन को छोड़ के नीचे वाला 2 वाला देखो। हाँ समझो, उससे मतलब है हमें, कांस्टेंट प्राइस से मतलब है। तो देखो नीचे क्या कितना था, लगभग 1500 था ना, 1430, मैं उसको 1500 मान के चला हूँ रफली, ठीक है। वो बढ़ के कितना हुआ, लगभग 2000 हुआ ना रूरल इंडिया में, यानी कि बढ़ोतरी लिख लो 40% हुआ। यानी कि आदमी का जो कंजम्पशन करने का जो पैटर्न था कहाँ पे, रूरल इंडिया में, उसका 40% वृद्धि हुआ है। कितना साल में, 2011-12 से लेकर 2022 और 23 के बीच में, यानी कि 10 साल में, 10 साल में कितना परसेंट बढ़ा है, 40% बढ़ा है। अब इसको यदि तुम एनुअल ग्रोथ रेट जानोगे, एनुअल ग्रोथ रेट, तो कितना हो जाएगा, 3.1% हो जाएगा। इसलिए नीचे कितना लिखा गया है कि 2011 और 12 के प्राइजेस के हिसाब से देखेंगे तो जो रूरल इंडिया में जो वृद्धि हुआ पर साल कितना हुआ, वो 3.1% से हुआ, क्योंकि टोटल कितना हुआ था 40%, 40% में डिवाइड कर दोगे बाबू 3.1% आ जाएगा। यानी कि कंजम्पशन पैटर्न प्रत्येक साल, बात समझो, प्रत्येक साल आदमी का क्या है, 3.1% से बढ़ा है। और 10 साल में देखेंगे, 10-11 साल में देखेंगे कितना हुआ, 40% हुआ। सिमिलरली हम लोग अर्बन का देखते हैं। अब अर्बन का देखो, अर्बन कितना था, देखो तो जूम करके, हाँ 2630 था, वो बढ़ के कितना हुआ, 3500 लगभग। तो इसका 33% बढ़ा है। राइट डाउन दिस थिंग्स, 33% बढ़ा है। तो जब 33% बढ़ा है, कितना, 10-11 साल में, तो प्रत्येक साल कितना हुआ, तो 2.7% बढ़ा है। तो हम यहाँ पे साफ साफ ये बात को कह सकते हैं ना स्टूडेंट, कि जो रूरल इंडिया में एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है, बढ़ रहा है एज़ कम्पेयर टू अर्बन इंडिया। आया समझ में? मैं वो बोल रहा हूँ, मैं परसेंटेज का बात कर रहा हूँ। अभी भी ज़्यादा एक्सपेंडिचर तो अर्बन इंडिया ही करता है, समझ रहे हो ना। मैं आखरा का बात कर रहा हूँ, मैं 1 साल से लेकर दूसरे साल का कंपैरिजन में बोल रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। कोई सर ये तो गजब बात हो गया कि कंजम्पशन जो है वो रूरल इंडिया का ज़्यादा है परसेंटेज के टर्म में एज़ कम्पेयर टू अर्बन इंडिया। ये बहुत नॉर्मल फेनोमेना है। जब देश प्रोग्रेस करता है, जब कोई कंट्री आगे बढ़ता है, तो जो अर्बन एरियाज़ है वो भी तुम्हारा क्या है कि तुम्हारा मॉडर्नाइजेशन के दौर में उसको भी इन्फ्लुएंस मिलता है, यानी कि वो भी इन्फ्लुएंस होता है और उसका भी एक्सपेंडिचर पैटर्न बढ़ता है। ये नॉर्मल फेनोमेना है और सब कंट्री इस फेनोमेना से गुजरते हैं। जितना हम विकसित होते चले जाएंगे उतना ही एक्सपेंडिचर बढ़ते चला जाएगा। ये समझ में आ गया ना। अब चलो, अब ये कांस्टेंट प्राइस पे हो गया, ये रियल फिगर है, ये रियल डेटा देता है कांस्टेंट प्राइस पे, इसलिए मैंने पहले इसको जिक्र किया। अब ऊपर जाते हैं, अब ऊपर देखते हैं, ऊपर देखते हैं करंट प्राइजेस पे। करंट प्राइजेस का मतलब क्या है, इन्फ्लेशन को जोड़ के, क्या महंगाई को भी जोड़ के। जानते हो ना महंगाई तो होता है। अब यदि देखोगे बच्चे लोग तो 2000, अब यहाँ पे देखते हैं रूरल इंडिया में, तो 2011-12 में तो सेम ही था 1430, और उसमें थोड़ा इन्फ्लेशन जोड़ दिए, तो इन्फ्लेशन जोड़ के देखते हो कितना हो गया, 3700 लगभग हो गया। फर्स्ट वाला फिगर दिख रहा है ना। अर्बन इंडिया में क्या है, अर्बन इंडिया में पहले लगभग तुम्हारा लगभग 2600 था, तो वो बढ़ के कितना हो गया तुम्हारा, लगभग 6000 हो गया। मैं ये इन्फ्लेशन 6000 प्लस हो गया, 6500 कह सकते हो। मैं ये इन्फ्लेशन को जोड़ के है। तो हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट जो डेटा है वो नीचे वाला है, सेकंड वाला है, क्योंकि हमें कांस्टेंट प्राइस पे काम करना होता है। कांस्टेंट प्राइस इज इंपॉर्टेंट एज कम्पेयर टू करंट प्राइस। समझ गए ना। हाँ, इसलिए इसका परसेंटेज नहीं उतना जरूरी नहीं है समझना जरूरी सेकंड वाला का है। ये समझ में आया तुम लोग को कि कितना बढ़ा है। यदि हम कांस्टेंट प्राइस का बात करेंगे तो रूरल इंडिया में 40% से बढ़ा है 11 साल में, 10-11 साल में, और अर्बन इंडिया में कितना बढ़ा है, 33% बढ़ा है। यदि मैं पर ईयर का बात करूं तो कितना अर्बन इंडिया में कितना बढ़ा है, 2.7% बढ़ा है, और रूरल इंडिया में कितना बढ़ा है, 3.1% बढ़ा है। मैं गौर करना एक बात को, ब्रैकेट में विदाउट इम्प्यूटेशन लिखा गया है, देखो जरा जूम करके, ऊपर में भी विदाउट इम्प्यूटेशन है, नीचे में भी विदाउट इम्प्यूटेशन है ना। तो तुम लोग को पूछना चाहिए कि सर ये विदाउट इम्प्यूटेशन का मतलब क्या होता है, विथ इम्प्यूटेशन और विदाउट इम्प्यूटेशन का मतलब क्या है। देखो इसका मतलब ये है, समझो यहाँ पे, अभी थोड़ी देर में आएगा नोट्स में भी, यहाँ पे समझो।
विदाउट इम्प्यूटेशन का मतलब है कि भारत सरकार जो योजना दे रही है, आपको पीडीएस दे रही है ना, आपको दुनिया भर का प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना दे रही है ना, है ना, दुनिया भर का चीज़, उसको नहीं जोड़ा जाएगा, उसमें नहीं जोड़ा जाएगा। यदि उसको जोड़ के दिया जाता, हालांकि उसको जोड़ के भी दिखाया जाएगा अलग से डेटा, यदि जोड़ के उसको भी, स्कीम को भी जोड़ के दिखाया जाए कि आदमी ने, यदि आदमी, चलो हमको तो फ्री मिला, हमको चावल तो फ्री मिला, यदि हम चावल खरीदते तो वो भी तो हमारा एक्सपेंडिचर ही होता, तो वो विथ इम्प्यूटेशन होता। हाँ, मैं विदाउट इम्प्यूटेशन में इसका मतलब ये नहीं कि सरकार जो दे रही है सब चीज़ को सब्ट्रैक्ट करना है। यदि सरकार कोई गुड्स को दे, जैसे लैपटॉप को दे रही है सरकार, यदि लैपटॉप दे रही है या कुछ दूसरा गुड्स दे रही है, जानते हो ना साउथ इंडिया सब में तो बहुत कुछ मिलता है, टीवी भी मिलता है, तो विदाउट इम्प्यूटेशन उसको जोड़ा जाता है। विदाउट इम्प्यूटेशन उस चीज़ को, उसका मात्रा बहुत कम है। जैसे बाईसाइकिल मिलता है ना गर्ल्स लोग को, हाँ, तो उसको जोड़ा जाता है, इसका मात्रा बहुत कम है, समझ गए ना। तो विदाउट इम्प्यूटेशन में भारत सरकार का बहुत सारा प्रोग्राम को नहीं जोड़ा जाता है, और कुछ प्रोग्राम को जोड़ा जाता है जो कि गुड्स है, खाने वाला चीज़ नहीं, गुड्स है वो। तो आने वाले समय में, ये तो अभी बोले ना कि ब्रॉड कंट्यूर्स रिलीज किया है, ब्रॉड पॉइंट्स रिलीज किया है इस सर्वे का, आने वाले समय में और भी बहुत सारा चीज़ भारत सरकार रिलीज करेगी, अभी नहीं की है, जितना की है वो उतना बता रहे हैं तुम लोग को। देखो आगे देखो, अब यहाँ पे देखो और भी बहुत सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा तुम लोग को। थर्ड पॉइंट देखो, अच्छा बार बार हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में 46% फूड का वेटेज है ना, 46%। अब देखो ये तुमको साफ साफ नजर आ जाएगा। यहाँ पे देखो स्टूडेंट कि शेयर ऑफ रूरल इंडिया में 2021 और 22 में, 2011 और 12 में 53% तुम्हारा शेयर था फूड का। दिख रहा है फिगर में, डेटा दिख रहा है तुम लोग को, 53% था, वही 52.9 मतलब 53%। अभी क्या पता चला है कि रूरल इंडिया में, गांव में 100 आदमी 100 रुपया यदि कोई खर्च कर रहा है तो खाली 46 रुपया ही खाने पे खर्च कर रहा है लोग सब। हाँ, 10 साल पहले कितना था वो, 52% था। देखो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बदल देगा ना, ये आ रहा है समझ में क्या बोल रहे हैं। उसी तरह तुम अर्बन का देखो, अर्बन में कितना था, 2011 और 12 में 42% था, इस बार घट के 39% हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, हाँ इसका मतलब क्या हुआ, ये सोचने वाली बात है। देखो इसी को बोलते हैं एंजल कर्व। एंजल कर्व का मतलब क्या होता है कि जब इकोनॉमिक प्रोग्रेस करता है किसी भी कंट्री का, तो आदमी अपना खाना से, फूड के बजाय दूसरे जगह पे ज़्यादा प्रायोरिटी देता है। अभी देखो डीमैट अकाउंट कितना खुल रहा है ना। तो देखो एंजल कर्व भी वही बोलता है, देखो नीचे लिखा गया, बढ़िया से समझो, ये बहुत नॉर्मल फिनोमेना है। ये कहता है कि जब इनकम लेवल राइज होता है तो केवल आदमी खाली फूड पे ही खर्च नहीं करते हैं, फूड छोड़ के बाकी बहुत सारे जगह पे खर्च करते हैं, जैसे एजुकेशन पे खर्च करते हैं, हेल्थ केयर पे खर्च करते हैं, हाउसिंग के खर्च करते हैं, और लेजर के लिए भी खर्च करते हैं, टूरिज्म के लिए जाते हैं कि नहीं जाते घूमने के लिए। तो ये साफ साफ तुमको दिखेगा, यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बताओ। 53 से 2000, अब तुम खुद देखो 1999, हाँ 99 में कितना परसेंटेज वेटेज था, 60% वेटेज था खाली, यानी कि 100 रुपया आदमी खर्च कर रहा है। मैं इनकम का कोई बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं खर्च का बात कर रहा हूँ। यदि 100 रुपया आदमी खर्च कर रहा है तो 60 रुपया तो खाना पे ही खर्च कर रहा था रूरल इंडिया, और अर्बन इंडिया कितना खर्च कर रहा था, लगभग 48% खर्च कर रहा था। आ रहा है समझ में ना। वो देखो वो 2011 और 12 आते आते 53% हो गया, और अर्बन इंडिया में कितना हो गया, 42% हो गया। और अभी देखो 2022 और 23 में कितना हो गया, रूरल इंडिया में 46% हो गया, अर्बन इंडिया में 39% हो गया। तो ये एंजल कर्व साफ साफ हमें दिख रहा है कि जब इनकम लेवल राइज होना शुरू हो जाता है, कंट्री बहुत आगे बढ़ना शुरू हो जाता है, तो लोग का जो ज़रूरत है केवल फूड ही नहीं रहता, फूड छोड़ के और भी जगह पे लोग पैसा खर्च करना शुरू कर देते हैं। देखो अब ये जो समझ है, ये कितना इंपॉर्टेंट समझ है डेटा को बदलने के लिए। अब देखो, अब तुम खुद सोचो कि 2011 और 12 का इधर 53%, बढ़िया समझना, इधर 53% और उधर 42%, दोनों को जोड़ोगे एवरेज निकालोगे तो लगभग 46 हो जाएगा। और यही 46 आधार बनाया गया तुम्हारा CPI कंबाइंड 46% फूड आर्टिकल्स का। तो अब तो चेंज हो जाएगा ये चीज़। अब यदि ये डेटा को हम CPI में लगाएंगे तो जो फूड को जो वेटेज मिलता था CPI में 46 पर, क्या मिलेगा उतना?
नहीं मिलेगा जी, वो नहीं मिलेगा उतना। आ रहा है समझ में ना? तो कितना बड़ा बड़ा फाइंडिंग्स हो रहा है यहाँ से। तो इसलिए देखो स्टूडेंट, ये नीचे साइड में ग्राफ भी दिखाया गया है तुमको कि कैसे रूरल इंडिया में फूड के ऊपर एक्सपेंडिचर कम होते चला गया। देख रहे हो ना, ग्राफ गिर रहा है ना? हाँ, और अर्बन इंडिया में भी कैसे ग्राफ नीचे जा रहा है। तो दोनों का ही ग्राफ नीचे मतलब क्या, घटते चला जा रहा है, जो कि हम अभी तुम लोग को डेटा से बताए हैं। इसलिए ऊपर क्या लिखा गया है, डिक्लाइन ऑफ शेयर ऑफ फूड एक्सपेंडिचर इज क्वाइट कॉमन, बहुत कॉमन है। जब इनकम इंक्रीज होता है तो लोगों को केवल फूड ही इंपॉर्टेंट नहीं है, लोग के लिए लेजर एक्टिविटी भी, हाउसिंग भी, एजुकेशन भी। देखो अभी कितना एजुकेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हाँ, लोग नहीं खाते हैं, हम अपना बच्चा को पढ़ाते हैं। ये तो तुमको 2011-12 में वो तो उतना बढ़िया से रिफ्लेक्ट नहीं होगा। आ रहा है समझ में? ये जो कर्व है, इस कर्व को क्या बोलते हैं, एंजल कर्व। पूछ लेगा बाबू, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट कर्व बता रहे हैं हम। लॉरेंज कर्व कितना इंपॉर्टेंट है, याद है तुम लोग को? गिनी कोएफिशिएंट कितना इंपॉर्टेंट है? हाँ, तो एंजल कर्व भी उतना ही इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि इनकम लेवल जब राइज होता है तो फूड के ऊपर जो कंजम्पशन पैटर्न है वो चेंज होते चला जाता है, जो वो कम होते चला जाता है। आगे देखो, आगे और है खास बात है यहाँ पे। देखो अब देखो, चौंकाने वाला आंकड़ा ये है इसमें, रूरल इंडिया अर्बन इंडिया, करंट प्राइस पे लिया गया बात, समझे ना? करंट प्राइस देखो, बोले थे ना, ये करंट प्राइस समझ पा रहे हो ना, यानी कि इन्फ्लेशन को जोड़ के। अब यहाँ पे देखो, नीचे देखो, इल बी सरप्राइज हो जाओगे स्टूडेंट। जो बॉटम 0 से लेके 5% है, जो नीचे का जो तबका है, उसका देखो कितना बुरा हाल है। रूरल इंडिया में कितना कर रहा है ये लोग करंट प्राइस के हिसाब से? मात्र ये लोग पास 1300 रुपया है। 1300 रुपया कितना कम है बाबू, 1300। मंथली एक्सपेंडिचर 1300 कितना कम है बताओ तो? 50 रुपया भी देखोगे, सुनो, दिन में 50 रुपया का मतलब होता है तुम्हारा 1500, यानी कि बेचारे लोग पास एक दिन में जो खर्च कर रहे हैं, ये लोग 50 रुपया भी खर्च नहीं कर पा रहे हैं। मतलब ये हुआ इसका, बात समझ में आ रहा है ना? दिन में 50 रुपया भी खर्च नहीं कर पा रहे हैं, जो बॉटम 5% है। अर्बन इंडिया में देखो, जो बॉटम 5% है कितना है, 2000 है। 2000 का मतलब क्या है कि दिन में 60 रुपये तक खर्च कर पा रहे हैं ये लोग। अब 5 to 10% बॉटम, ये एकदम नीचे का बॉटम बता दिए, 0 से 5%। अब देखते हैं 5 से लेकर 10% का जो ब्रैकेट है, उसमें देखो कितना है, लगभग 1800 रुपया। 1800 का मतलब क्या है कि बेचारा 55 रुपया खर्च कर रहे होंगे लगभग। इधर अर्बन इंडिया में कितना खर्च करे, 2600, यहाँ पे 2600 है, तो जोड़ लो उस हिसाब से 80-90 रुपया हो जाएगा। नीचे जाओ, 10 से लेकर 20, ये लेयर बता रहे हैं, 0 से 5 मतलब बहुत, जो सबसे नीचे लेयर है, उसके ऊपर लेयर है तुम्हारा 5 to 10%, और उसके ऊपर लेयर जो 10 to 20% है। तो ये हो गया रूरल इंडिया और अर्बन इंडिया का, समझ गए ना? अब यहाँ पे देखो, उसी चीज़ को बताया गया। देखो अब यहाँ पे देखो, टॉप, अब नीचे देखो, टॉप 5%, अभी जस्ट बताया ना, टॉप 5%। फर्स्ट में टॉप 5% दिया गया है, नीचे एवरेज दिया गया है, बॉटम 5% दिया गया है, और उसके बाद मीडियन दिया गया है। तो बॉटम 5% का मैं तुमको बोल चुका हूँ, रूरल इंडिया का कितना है, लगभग 1300 रुपये, वही 1300-1400 है। बेचारे लोग 50 रुपये भी खर्च नहीं कर पा रहा है दिन में, समझे? और अर्बन इंडिया में 2000 है, तो 2000 कितना कम हुआ, 60 रुपया लगभग हुआ। बताओ, 60 रुपये बस खर्च कर पा रहा है, इसका मतलब कितना कम इनकम है कि उतना खर्च कर पा रहा है? सवाल ये भी उठेगा। मीडियन देखो स्टूडेंट, मीडियन मतलब क्या है कि भारत का आधा आबादी स्टूडेंट, आधा आबादी केवल एक महीना में लगभग रूरल इंडिया में 3000 रुपया खर्च कर पा रहा है। इसका मतलब प्रत्येक दिन 100 रुपया खर्च कर रहा है। इसका मतलब स्थिति खराब है, कोई बढ़िया स्थिति नहीं है। ये इकोनॉमिक ड्यूअलिज्म है, बात समझो यहाँ पे। ये बहुत बड़ा पोल खोल देगा सरकार का कि 50% भारत का जो आबादी है, कितना आबादी है भारत में, 140 करोड़ है कि नहीं है, उसका 50% करो, 70 करोड़ आदमी, समझे? उसका जो रूरल इंडिया में जो खर्च हो रहा है, कितना हो रहा है, मात्र 3000 रुपया है। यानी कि उसको प्रत्येक दिन कितना, वो 100 रुपया खर्च कर पा रहा है। अर्बन इंडिया में देखोगे तो कितना है, लगभग 4500 है, यानी कि वो 150 खर्च कर रहा है। समझ पा रहे हो ना स्टूडेंट? वो 150 खर्च कर पा रहा है। किस में? मीडियन बाबू, नीचे अर्बन इंडिया का मीडियम देखो ना, 4500 है ना, 4600 है, 4500 लेके चलो ना उसको। अभी बताते, नीचे देखो ना, ये मीडियन समझ गए ना, 50%, बिलो 50%। 50% लोग कितना खर्च कर रहे हैं, इतना कर रहे हैं। अब आते हैं एवरेज पे, आते हैं एवरेज का मतलब सबको जोड़ के,
पूरा सबको जोड़ के एक एक करके, 0 से लेकर 5, 5 से लेकर पूरा जोड़ के, तो उसमें देखो कितना आया, 3700 लगभग आ रहा है। यानी कि एक आदमी 120 रुपया खर्च कर पा रहा है ना। और अर्बन इंडिया में तुम्हारा क्या है, लगभग 6500 रुपया आया है। तो 6500 का मतलब क्या हुआ कि 200 प्लस। टॉप 5% देखते हैं, टॉप 5% देखो, रूरल इंडिया में 10,000 है, 350। हाँ 350, ये तो बहुत अच्छा वेल्दी क्लास का है। अर्बन इंडिया में 20,000, 21,000 लगभग। तो ये देखो बाबू, बहुत कुछ है यहाँ से। तो इसका मतलब क्या समझे कि स्थिति कोई बढ़िया नहीं है। जब मीडियन का 50% जो आबादी है आपका 3,000 खर्च कर पा रहा है महीना में, है ना, और अर्बन इंडिया में 4500 खर्च कर पा रहा है, तो कोई स्थिति तो बढ़िया नहीं है 50% का। और बिलो देखोगे 0 से लेकर 5% और 10 से लेकर 15% जो दिया गया, 5 से लेकर 10% और 10 से लेकर 20, उसका भी स्थिति कोई बढ़िया नहीं नजर आ रहा है। मैं जो टॉप एक्लोन का देखोगे, 5% का देखोगे, तो देखो इसका चांदी कटाई है। तो तुमको इकोनॉमिक डुअलिज्म तो डेटा में ही देखने को मिल जाएगा बढ़िया से। बात समझो, आया समझ में? आगे देखो, तो अब यहाँ पे समझो कि जो इम्प्यूटेशन का जो बात हम किए थे ना फर्स्ट और सेकंड में, देखो तो ये जो मंथली जो कर रहे हो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो हो रहा है, उसमें हम इम्प्यूटेड वैल्यूज को नहीं लिए। जैसे एग्जांपल है कि सरकार का बहुत सारा सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना या स्टेट इस तरह का बहुत सारा स्कीम भी करती है, तो उसको हम नहीं लिए हैं। जब उसको भी वैल्यू कंसीडर करेंगे तो विथ इम्प्यूटेशन लिखेंगे डेटा में, जो कि रिलीज होगा, डोंट वरी, उसको भी डेटा रिलीज होगा। परंतु ऐसा बहुत सारे जो फ्यू नॉन फूड आइटम्स है, जैसे देखो एग्जांपल कंप्यूटर्स हो गया, यदि कोई सरकार दे रही है, मोबाइल फ़ोन हो गया, या बाईसाइकिल हो गया, या लैपटॉप हो गया, या कपड़ा हो गया, उसको जोड़ा गया है विदाउट इम्प्यूटेशन में। समझ गए स्टूडेंट? हाँ, बाद में अलग से भी आएगा। देखो लिखा गया है, यदि हम जोड़ दें, इम्प्यूटेड वैल्यू को भी जोड़ दें जो फ्री में दिया गया है राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा, तो उस समय देखो रूरल हाउस होल्ड का कितना हो जाएगा, लगभग 2,000 हो जाएगा, समझे। और अर्बन इंडिया कितना हो जाएगा, लगभग 3,500 हो जाएगा, बढ़ जाएगा वो। बात समझे? हाँ बढ़ जाएगा, मगर वो सरकार तो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं दे रही है जी। आदमी कितना खर्च कर रहा है वो भी तो जानना जरूरी है। आ रहा है समझ में? तो बॉटम देखो जो बताए हैं तुम लोग को, बॉटम 5% जो इंडिया का रूरल पॉपुलेशन है, बताओ उसका एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर कितना है, 1,300। और जबकि अर्बन एरियाज में कितना है, 2,000। बताए कि नहीं बताए, बताओ तो। हाँ, 1,300 का मतलब क्या हुआ, 40 रुपये के आसपास, है ना। और अर्बन इंडिया में क्या हुआ, 2,000 है। 2,000 का मतलब क्या हुआ तुम्हारा, 60-65 के आसपास, इतना कम है। और टॉप 5% देखो ये भी बता दिए कि कहाँ 10,000 से ज़्यादा है, समझे। और तुम्हारा इधर अर्बन इंडिया में तुम्हारा 20,000 से ज़्यादा है। तो देखो जब पूरा कैलकुलेट हुआ पूरा भारत का, तो सबसे बढ़िया कौन सा राज्य है, वो सिक्किम है। रूरल में कितना खर्च कर रहा है, 7,731 मंथ में, बताओ इतना पैसा है। और अर्बन एरियाज देखो, अर्बन एरियाज में कितना है, 12,000 है। देखते हो पैसा बहुत है राज्य में। बट जब बात हो छत्तीसगढ़ का, जो छत्तीसगढ़ बहुत पीछे निकल गया, देखो छत्तीसगढ़ में कितना है तुम्हारा रूरल हाउस होल्ड का, लगभग 2,500, और अर्बन का कितना है तुम्हारा, लगभग 4,500। समझ पा रहे हो नहीं ये? तो ये डेटा निकल के आया है। हाँ नहीं है, उसका है, छत्तीसगढ़ का है जी, छत्तीसगढ़ का मैं बता रहा हूँ, छत्तीसगढ़ का उस जगह का। सबसे कम तो टोटल 1300 कुछ ही था। हाँ ये एक स्टेट का, वो तो पुराना है जी। अभी वो डेटा अभी रिलीज नहीं हुआ है, वो होगा रिलीज। इसका लोएस्ट अभी देखो, अभी डेटा रिलीज होगा। अभी ब्रॉड कंट्योर्स मतलब ब्रॉड पॉइंट्स रिलीज किया सरकार ने समझने के लिए, समझ गए ना। अभी होगा हमारे राज्य का, यूपी का, बिहार का, सबका आएगा। कुछ पॉइंट बस अभी सरकार ने रिलीज किया है जो हम बता रहे हैं तुम लोग को। अब यहाँ पे देखो, अच्छा बात चिल्ला के बोल रहे थे, देखो सीपीआई कंबाइंड देखो, सीपीआई कंबाइंड देखो, फूड एंड बिवरेज में 46% है कि नहीं है। मैं कौन सा आंकड़ा लेके चल रहे हैं आप, 2011 और 12 का बदलाव हो जाएगा ना अभी, अब बदलाव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आदमी जो खाना पे जो एक्सपेंडिचर कर रहा है, चाहे रूरल इंडिया और अर्बन इंडिया दोनों में घटा है कि नहीं घटा है। तो अब वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है बाबू, कि जिस दिन 6% भी यदि सीपीआई में ब्रिज हो जाए तो हमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम कहें कि वेटेज गड़बड़ है वहाँ पे, या फिर आप बदलेंगे उस चीज़ को, बदलना पड़ेगा हमें उस चीज़ को। आया समझ में? देखो वहाँ पे क्या लिखा गया है, फूड और जो बिवरेज है 46% है
कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड में। सीरियल्स और प्रोडक्ट्स कितना है, लगभग 10% है, देख रहे हो ना। तो ये बास्केट बदलना पड़ेगा सीपीआई का। इसमें क्या क्या नया नया चीज डालना पड़ेगा ना स्टूडेंट, ताकि रियल में कंज्यूमर का बिहेवियर क्या हो सके, प्रिडिक्ट हो सके, पता कर सके हम लोग। उसके लिए इसको रिप्लेस करना जरूरी है। और तुम लोग ये भी जानते हो कि हेडलाइन इन्फ्लेशन का मतलब सब चीज को जोड़ के, और कोर इन्फ्लेशन का मतलब जो सबसे ज्यादा वोलेटाइल प्रोडक्ट है, फूड और फ्यूल, उसको घटा के। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है जानने के लिए। देखो साइड में फूड इन्फ्लेशन भी है, आ रहा है समझ में। फूड इन्फ्लेशन वोलेटाइल होता है, मगर सबसे बड़ी बात है कि आदमी कितना खर्च कर रहा है फूड पे। आदमी तो कम खर्च कर रहा है, अब आदमी को तो हाउसिंग पे खर्च कर रहा है, आदमी तो लेजर एक्टिविटी के लिए खर्च कर रहा है, आदमी तो तुम्हारा एजुकेशन के लिए खर्च कर रहा है। तो वो कंपोनेंट लाना ना पड़ेगा जी, और फूड वाला कंपोनेंट घटाना पड़ेगा, तब जाके रियलिस्टिक पता चलेगा कि भाई सीपीआई सच में बढ़ा है कि घटा है। आया समझ में ना। तो इसलिए बोलते हैं कि इस बार का जो सर्वे रिपोर्ट है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो सर्वे है, ये काफ़ी कुछ हेल्प करेगा पॉवर्टी को देखने में। देखो पॉवर्टी को देखने में हेल्प कर रहा था 0 से 5%। कितना पॉवर्टी है हमारे कंट्री में, है ना, क्या रियल में जीडीपी ग्रोथ है, और किस तरह कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होना चाहिए, सभी को बढ़िया से प्रिडिक्ट करने में ये डेटा हमें हेल्प करेगा। और डेटा अभी पूरा नहीं रिलीज हुआ है, जब आएगा रिलीज होगा तो फिर एक बार पढ़ाएंगे हम लोग एडिटोरियल्स में। आगे देखो स्टूडेंट 68 देखो, इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट दैट एमिनेटेड फ्रॉम द रिसेंट जीडीपी स्टैटिक्स। जो इस बार का जो जीडीपी है, और अभी देखो थर्ड क्वार्टर का जीडीपी रिलीज हुआ है, बहुत अच्छा जीडीपी, बहुत अच्छा है हमारा, समझे ना। तो उससे समझेंगे। देखो जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था 1 मार्च को। तो मामला देखो, अब देखो ये भी घुमा देगा तुम लोग को, बहुत खतरनाक घुमा देगा ये चीज़। अब यहाँ पे समझो स्टूडेंट मामला क्या है। ये जो फिगर में देख रहे हो, फर्स्ट पेज में तो फिगर में देख रहे हो तुम लोग, ये जो पर ईयर का जीडीपी है, हर एक साल का जीडीपी है। देख रहे हो बच्चे लोग, कोविड के टाइम में कितना नीचे चले गए थे हम लोग, -5.8% चले गए थे, क्योंकि जीडीपी ग्रोथ नहीं हुआ उस समय, लॉकडाउन लग गया, दुनिया भर का चीज। अब देखो उसके बाद जम कर कितना परसेंटेज चले गए, 9.7% चले गए। उसके बाद तुमको साफ साफ दिख रहा है 7% दिख रहा है, और इस बार तुमको 7.6% दिख रहा है, इस बार का जो 2023 और 24 का। समझे, अभी क्या चल रहा है, 24 चल रहा है ना जी, 24 पूरा कंप्लीट, 2023 और 24 का पूरा ईयर कंप्लीट नहीं हुआ है अभी। कब कंप्लीट होता है, हाँ मार्च 31 को कंप्लीट होता है। तो अभी जो डेटा रिलीज हुआ है, थर्ड क्वार्टर का रिलीज हुआ है जीडीपी का, ये एनुअल है। अब समझो इसमें कितना चेंजेस किया गया, देखो समझो। एनएसएसओ जानते हो, एनएसओ जो नेशनल सैंपल सर्वे जो है तुम्हारा ऑफिस है, वो करता है, वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड इम्प्लीमेंटेशन के अंदर रहता है। तो इंडिया रियल जीडीपी ग्रोथ, इन्फ्लेशन घटा के, बाबू इन्फ्लेशन घटा के, समझे ना, रियल जीडीपी ग्रोथ कितना एस्टिमेट किया है तुम्हारा। देखो सुनो, अब बोलोगे कि सर ये क्या है, देखो सुनो बढ़िया समझो इस चीज़ को। अब थोड़ा सा कहानी बताना पड़ेगा। देखो सरकार ने क्या किया कि थोड़ा रिवाइज किया। अब रिवाइज किया तो पिछले ईयर को रिवाइज किया तो इस ईयर में भी अंतर आएगा। सरकार ने क्या किया कि 2021-22 को थोड़ा मॉडिफाई किया, तो वहाँ का जीडीपी कुछ और हो गया, उसका असर 2022 और 23 में पड़ेगा। जब 2022 और 23 में पड़ेगा, फिर 23 और 24 में पड़ेगा, आज 23 और 24 में पड़ेगा, तो फिर आगे भी पड़ेगा। तो हुआ क्या, देखो अब यहाँ पे समझो कि जो आपको जो 5.8% दिख रहा है कोविड के टाइम में नीचे, उसके बाद रियल में एक्चुअली 9.1% था, समझे, 9.1% था। सरकार ने क्या किया कि उसको ठीक से फिर कैलकुलेट किया। आप कैलकुलेट कर सकते हो, यदि पुराना जीडीपी है तो आप उसको फिर से आप कैलकुलेट कर सकते हो किसी भी ईयर में। तो कितना था एक्चुअल में, वो 9.1% था। सरकार ने कहा कि थोड़ा कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ, 9.1 नहीं 9.7 होना चाहिए। ये कब का सरकार बोल रही है, 2021 और 22 का बोल रही है सरकार। आ रहा है समझ में ये बात। अब देखो उस अब कितना था हकीकत में, 9.1% था। मैं ये 2022 और 23 देख रहे हो तो उसमें एक्चुअल में 7.2% था। पहले का डेटा बता रहा हूं, चूंकि यहां पे 9.1 से 9.7 रखा गया और तब उसके हिसाब से देखा गया तो ये 7.2 नहीं 7 हो गया, इसलिए 7 आया यहां पे। बात समझो क्या क्या चेंजेस हुआ। जब ये 7 हुआ और उस समय हम 7.2 के हिसाब से सोच रहे थे कि इस बार इंडिया में कितना होगा, इंडिया में इस बार 7.3 होगा, हम सोच रहे थे। मगर चूंकि अब 7.2 नहीं है, अब क्या है 7 है, तो बेस ईयर कम हुआ ना, बेस इफेक्ट बेस ये बढ़ जाएगा।
तो 7.3 ना हो के कितना हो गया, 7.6 हो गया। आया समझ में? घुमा दिए ना बढ़िया से। पहले चुपचाप लिखो यहाँ पे, पहले का डेटा लिखो वहाँ पे, ज़्यादा दिमाग नहीं, वहाँ पे लिखो वहाँ पे ओल्ड डेटा लिखो वहाँ पे समझने के लिए। लिखो कोविड-19 में 2020 और 21 में -5.8% था, समझे? 2021 और 22 में 9.1% था। लिखो 2022 और 23 में 7.2% था। और यदि 7.2 से प्रोजेक्ट करेंगे 2023 और 24 को, तो सरकार कितना बोल रही थी? 7.3% बोल रही थी। ये लिख लिए। अब लिखो रिवाइज लिखो। रिवाइज मतलब फिर से चेंज जो किया गया। तो जब चेंज किया गया तो 2020 और 21 को एज इट इज रखा गया, -5.8%। अब तुम लोग जो क्या लिखे थे तुम लोग? 9.1 लिखे थे ना, अब यहां पे लिखो 9.7 हो गया। उसके बाद तुम लोग क्या लिखे थे? 7.2 लिखे थे, अब हो गया 7। अब क्या लिखे थे तुम लोग? उसके बाद 2023 और 24 में क्या लिखे थे? हाँ 7.3 लिखे थे, अब लिखो 7.6। अब मैं तुमको समझाता हूं। चलो पहले ये आंकड़ा हो गया हाथ में, अब मैं समझाता हूं कैसे होता है। देखो सुनो, एक तो तुम देखोगे तो तुमको लगेगा कि वाह रे वाह 9.7% 2021 बाय कुछ नहीं, बेस ईयर बहुत कम है, नेगेटिव में है वो। बेस ईयर बहुत प्रभाव करता है। अब तुम सिंपल देखो, तुम लोग को बोलते तुम लोग को 1 घंटा भी पढ़ने का लोड बुद्धि नहीं है, अब पढ़ लिया 2 घंटा, तो भाई तो तुम तो डबल पढ़ लिया ना। और तुमको 10 घंटा पढ़ने का आदत है और तुम पढ़ा 11 घंटा, तो कोई बहुत बड़ा जंप नहीं हुआ है। तो बेस क्या है आपका? बेस आपका 2020 और 21 में बेस निगेटिव था, थोड़ा सा भी करोगे तो कितना बढ़ गया आपका, समझे? यानी कि बेस ईयर प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सेकंड नेक्स्ट जीडीपी कैलकुलेट करने में। अब देखो 9.7, पहले कितना था? 9.2 बोला जा रहा था, नहीं तो 9.7 सरकार ने बोला। सरकार कर सकती है पहले के भी जाके, क्योंकि बहुत सारा सरकार कैलकुलेट करती है, कभी बार गड़बड़ हो जाता है तो फिर रिवाइज करती है। तो जब ये 9.1 था तो उस हिसाब से ये 7.2 था, मगर सरकार ने बोला कि जब 9.7 हुआ तो 9.2 नहीं 7.2 नहीं 7 होगा। जब ये 7 हुआ तो 7.2 से 7 नीचे ना है जी, तो बेस इफेक्ट कम हुआ ना, इसका डायरेक्ट जंप हो जाएगा तुम्हारा इसमें 7.6 में। 7.3 ना होगा 7.6 हो गया। तो एक रीजन क्या है? बेस ईयर है, एक रीजन, वन रीजन। दूसरा रीजन में भी बताऊंगा थोड़ी देर में। आया समझ में? देखो, तो इट ऑल्सो रिवाइज द 2022 और 23 एस्टिमेट टू 7% फ्रॉम 7.2%, ये लिखा नहीं गया है, समझे? और 2021 और 22 क्या किया गया? 9.1 से 9.7% किया गया, जो कि तुम लोग लिख चुके हो। आया समझ में ना ये चीज? और इसलिए इस बार क्या प्रोजेक्ट किया गया कि इस बार का जो जीडीपी, अभी क्वार्टर फुल नहीं हुआ है बच्चे लोग, अभी हम लोग 3rd क्वार्टर कंप्लीट किए, 4th क्वार्टर की तरफ जा रहे हैं। क्वार्टर का मतलब क्या होता है? 3 महीना। कब से स्टार्ट होता है फाइनेंशियल ईयर? 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल से 3 महीना जोड़ोगे तो 1st क्वार्टर, उसके बाद फिर 3 महीना जोड़ोगे 2nd क्वार्टर, उसके बाद फिर 3 महीना जोड़ोगे 3rd क्वार्टर, और जो 4 महीना जोड़ोगे जो कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर का हिस्सा है वो 4th क्वार्टर। तो अभी जो रिपोर्ट आया होगा 3rd क्वार्टर का रिपोर्ट आया, 3rd क्वार्टर का। अब ये तो साल में बता रहे थे, तो वो भी लिख लो। अब लिख लो तुम 2023 और 24 का जो 1st क्वार्टर का कितना था, तो लिखो 8.2%। राइट डाउन दिस थिंग्स। 1st क्वार्टर 8.2%, 2nd क्वार्टर लिखो 8.1%, 2nd क्वार्टर 8.1%, और इस बार का जो है वो लगभग तुम्हारा 8.4% होगा, 8.4 या 8.5 होगा। समझे स्टूडेंट? हाँ, आज जो हम भेजे हैं तुमको, देखो वहां पे जो भेजे हैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो भेजे हैं तुम लोग को, देखो वहां पे अलग से पेज जो भेजे थे, उसमें देखो इस बार क्वार्टर कितना आया, रिलीज हुआ 8.4 है ना? हाँ 5 नहीं 8.4 होगा, यानी कि फर्स्ट क्वार्टर कितना हुआ? 8.2 हुआ, उसके बाद 8.1 हुआ, और 3rd कितना है? 8.4 है। और सबको जब जोड़ेंगे तो भारत सरकार, अभी 4th का तो रिलीज नहीं होगा, 3rd का रिलीज हुआ है, और सब ये जब 4th आ जाएगा तो जो सबको कैलकुलेट करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 7.6 हो जाएगा, ऐसा कुछ। समझे? तो जो 7.6 का क्या अर्थ है वो समझने का प्रयास करो। चलो आगे देखो। अच्छा, अभी तो खूब भगवान मचाया है सीपीआई ने। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स देखो, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कितना होना चाहिए? 6 होना चाहिए, 6 से ऊपर नहीं, वही 4 ± 2 होना चाहिए।
2 नीचे और 6 ऊपर, आरबीआई का यही मैंडेट है। तो आखिर देखो बच्चे लोग, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो कंज्यूमर बिहेवियर को प्रिडिक्ट करता है। और कंज्यूमर बिहेवियर क्या है? फूड वगैरह है, कहाँ कहाँ खर्च कर रहा है, यही ना जी। मगर हमारे इकोनॉमी में ऐसे बहुत सारे गुड्स प्रोड्यूस होते हैं और ऐसे बहुत सारे सर्विस प्रोड्यूस होते हैं जो कि सीपीआई के अंदर नहीं है, जो कि सीपीआई के अंदर नहीं है। हमें ट्रैक करना है उसको, तभी तो हम पता कर पाएंगे जीडीपी कितना हुआ, क्योंकि जीडीपी का मतलब होता है कितना गुड्स और सर्विस आप प्रोड्यूस करते हैं एक साल में। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जीडीपी डिफ्लेक्टर, ठीक है, जीडीपी डिफ्लेक्टर। तो जीडीपी डिफ्लेक्टर का मतलब क्या है? जीडीपी डिफ्लेक्टर का मतलब है कि एक साल में कितना इन्फ्लेशन हुआ, यानी कि कितना गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस हुआ तो कितना इन्फ्लेशन आया। और जीडीपी डिफ्लेक्टर ब्रॉड टर्म है और सीपीआई एक छोटा सा टर्म है। सीपीआई केवल कंज्यूमर बिहेवियर को प्रेडिक्ट करने में पता करता है, यानी कंज्यूमर कौन सा गुड्स और सर्विस को यूज कर रहा है उसके बिहेवियर में पता करता है। मगर जो जीडीपी डिफ्लेक्टर पूरा इकोनॉमी में जितना भी गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस होता है, तो जीडीपी डिफ्लेक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है जीडीपी कैलकुलेट करने में। जान के हैरान हो जाओगे तुम लोग, इतना दिन से हम लोग न्यूज में सुन रहे हैं कि 6% ब्रिज हो गया, 5% है, 5.5% है। ये बहुत सुने हैं कि नहीं सुने करंट अफेयर्स में कि लंबा 13-14 महीना से 6% से ऊपर चला गया है, अब 5 में है, अब 5 से भी नीचे होना चाहिए, 4 में होना चाहिए। ये हम लोग सुनते आ रहे हैं ना। मगर तुम रियल में जब जीडीपी डिफ्लेक्टर देखोगे तो तुमको पता चलेगा कि जितना भी गुड्स और सर्विस हिंदुस्तान में प्रोड्यूस हुआ है उसमें केवल 1.5% ही तुम्हारा जीडीपी डिफ्लेक्टर है, यानी कि 1.5% ही इन्फ्लेशन आया है रियल सेंस में, हर गुड्स और सर्विस को जोड़ते हुए। तब तो व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन नहीं है इस कंट्री में जितना सीपीआई तुमको दिखा देता है। आ रहा है बुझने कुछ भी? देखो चलो इसको समझो क्या लिखा गया है। देखो तो जीडीपी डिफ्लेक्टर इज जस्ट अराउंड 1.5%। समझ गए? द मेजर ऑफ इकोनॉमी वाइड इन्फ्लेशन इज पूरा इकोनॉमी का जब इन्फ्लेशन देखना है तो सबसे जो बढ़िया पैरामीटर है वो जीडीपी डिफ्लेक्टर है। सीपीआई क्या देखता है? सीपीआई वो इन्फ्लेशन को देखता है, वो महंगाई को देखता है जहां कंज्यूमर टिका हुआ है, जो खर्च करता है, जैसे फूड बिवरेज हो गया 46%, है ना। तो ये दो तरीका है। ये तरीका में हम लोग क्या करते हैं, गुड्स और सर्विस में जो कि टोटल तुम्हारा जीडीपी बनाता है उसका इन्फ्लेशन चेक करता है, हर एक गुड्स और सर्विस का। तो ऑर्डिनरी मैन के लिए देखो, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, जैसे हम लोग कैसे निकालते हैं, जीडीपी डिफ्लेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी को दिखाने में। पढ़े थे ना लेवल 1 में हम लोग कि आप क्या करो, जीडीपी डिफ्लेक्टर है उसको आप क्या करो, नॉमिनल जीडीपी से घटा दो तो रियल जीडीपी आ जाएगा। आ रहा है समझ में ना? अरे इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है जरा बताना हमको। नॉमिनल जीडीपी का मतलब क्या, इन्फ्लेशन जुड़ा हुआ है, और रियल जीडीपी का मतलब क्या, बिना इन्फ्लेशन है। और जीडीपी का मतलब इन्फ्लेशन है, तो जीडीपी का इन्फ्लेशन का मतलब क्या हुआ, तुम थोड़ा सब्ट्रैक्ट कर दो, तुमको रियल जीडीपी मिल जाएगा वो। तो वही बोला कि नॉर्मल आदमी के लिए, ऑर्डिनरी पीपल के लिए जीडीपी डिफरेंट कुछ नहीं, इन्फ्लेशन है गुड्स और इकोनॉमी में। और जब इसको घटा देंगे हम नॉमिनल जीडीपी से तो विल गेट रियल जीडीपी। और रियल जीडीपी का मतलब क्या है, विदाउट कंसिडरिंग योर इन्फ्लेशन। सिंपल वही बात है। और टोटल ओवरऑल देखो बच्चे लोग, ओवरऑल देखो नॉमिनल जीडीपी कितना है इस बार, नॉमिनल जीडीपी की बात कर रहा हूँ 9.1%, क्योंकि इसमें इन्फ्लेशन जुड़ा हुआ है। रियल जीडीपी कितना होगा, इन्फ्लेशन घटा के 7.6 हुआ, तो घटाओ ना 1.5% तुम्हारा है जीडीपी डिफ्लेक्टर। आया समझ में ना? तो कोई इन्फ्लेशन ज़्यादा नहीं है इस कंट्री में। गुड्स और सर्विस सबको जोड़ के देखा जाए दृष्टिकोण से पूरा होल इकोनॉमी का, तो केवल जो इन्फ्लेशन है वो 1.5% है। तो ये चीख बोल रहा है कि भाई वो सीपीआई वाला मैकेनिज्म गड़बड़ है। और ये तो हमको अभी स्टैटिक्स ने भी बता दिया फर्स्ट मॉड्यूल में कि आप लोग का जो प्रेफरेंस है फूड नहीं है, दूसरा कुछ है, दूसरे कुछ में बढ़ रहा है। आगे देखो फिर से आगे ये चीज देख रहे हो ना, फूड और बिवरेज कितना है 46%, सीरियल्स एंड प्रोडक्ट 9.7%, वही 10%। तो इसलिए बच्चे लोग ये सीपीआई केवल कंज्यूमर बिहेवियर को पता करता है, मगर जो जीडीपी डिफ्लेक्टर पूरा इकोनॉमी में जो गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस होता है उसको प्रिडिक्ट करता है, तो वो होल है जीडीपी डिफ्लेक्टर। और जबकि जीडीपी डिफ्लेक्टर केवल 1.5% है। और सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइन कितना है, लगभग 5.5 से 6% के बीच में है। तो वो रियल चीज को नहीं दिखा पा रहा। एक तो 2011 और 12 का आंकड़ा से लेके चल रहे हैं, तो वो भी प्रॉब्लम है। आगे देखो, तो डिक्लाइन इन शेयर ऑफ फूड इन द कंजम्पशन बास्केट में फर्दर एलिवेट रियल जीडीपी। देखो गजब बात हो गया। अब एक तो तुम लोग क्या बताए थे, बढ़िया सुनो,
एक तो क्या बोले थे कि सरकार ने रिवाइज किया 9.7 कर दिया, 7.2 को 7 कर दिया, तो इसके वजह से ही बढ़ गया। और दूसरी बात है, तुमको पता चला ना कि आदमी ज़्यादा कंजम्पशन पे खर्च नहीं कर रहा है, दूसरी जगह पे खर्च कर रहा है। तो रियल सेंस में देखो तुम्हारा जीडीपी बढ़ते हुए नजर आएगा तुमको, एक तो यहाँ से भी जीडीपी बढ़ते हुए नजर आएगा। बात समझ पा रहे हो ना? तो वही बोल रहा है कि जिस तरह हम देख रहे हैं कि कंजम्पशन बास्केट में फूड कंजम्पशन कम होते चला जा रहा है, इससे हमारा रियल जीडीपी बिना इन्फ्लेशन वाला जीडीपी बढ़ेगा। तो एक बढ़ोतरी का रीजन ये भी बोला ना, दो बढ़ोतरी का रीजन, एक तो बेस ईयर और दूसरा रीजन ये है। देखो तो बोला कि अभी जो मंथली पर कैपिटल एक्सपेंडिचर जो सर्वे निकला है, जो तुम लोग को बार बार चीफ के फर्स्ट में बोल रहे थे, तो उसमें भी तो वही लिखा गया कि फूड कंजम्पशन कम हुआ है। जब ऐसा हुआ है तो जाहिर सी बात है झूठ मूठ का जो हम फूड को इतना वेटेज दिए सीपीआई में, उतना वेटेज देने की जरूरत नहीं है, कम करो। ऐसे पता चलेगा कि इन्फ्लेशन कम है, इन्फ्लेशन कम है तो तुम्हारा रियल जीडीपी ज़्यादा है, सिंपल बात है। तो रियल जीडीपी आपका और बढ़ने का चांस हो जाएगा। तो वही लिखा गया, देखो दिस गिव्स स्टैटिस्टिशियन leeway to reduce weightage of the food in the consumer price index since food has been one of the most volatile component of the price index। क्योंकि जानते हो कि फूड सबसे volatile चीज़ है, और जब फूड ही कम होना शुरू हो गया तो उसका वेटेज कम हो जाएगा, है ना। तो इसका जब वेटेज कम होगा तो जाहिर सी बात है रियल जीडीपी बढ़ेगा, समझे, रियल जीडीपी ग्रोथ होगा। आगे देखो, अब दूसरी बात ये भी है स्टूडेंट, खाली इतना ही मत समझो, थोड़ा और भी चीज़ है। अच्छा स्टूडेंट बढ़िया से लिखना, ये सब चीज़ लिखने वाला चीज़ है। जीडीपी का मतलब क्या होता है? जीडीपी लिखो, जीडीपी इक्वल टू, लिखो तेजी से, जीबीए प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। क्या लिखे? जीडीपी इक्वल टू जीबीए, जीबीए मतलब ग्रॉस वैल्यू एडेड, जीबीए प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, ये लिख लिए। अच्छा इनडायरेक्ट टैक्सेस बोल रहा है, और तुम जानते हो कि दम भर हमारा जीएसटी टैक्स कलेक्शन हुआ है ना। टैक्स बोएंसी बढ़ा है कि नहीं बढ़ा? हर साल हर महीना ही बढ़ा है बढ़िया से। तो इनडायरेक्ट टैक्स भी कलेक्शन बहुत ज़्यादा हुआ, और सरकार सब्सिडी भी कम ही की है, इफ आई एम करेक्ट। तो जाहिर सी बात है जीबीए और जीडीपी के बीच में बहुत बड़ा गैप दिखेगा। हम क्या बोलते हैं, हमेशा तुम लोग को पढ़ाते हैं कि जीबीए में कुछ प्लस माइनस करेंगे तो जीडीपी बन जाएगा, ये बोलते हैं ना हर समय, वही प्लस माइनस किए हैं। तो जीडीपी इज इक्वल टू जीबीए प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, तो जीडीपी निकल गया। इनडायरेक्ट टैक्स प्रत्येक महीना बढ़ते चला जा रहा है, तो इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगा। जीबीए तो सेम है, उसमें इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ रहा है तो जीडीपी बढ़ रहा है ना जी। और या तो जीडीपी बढ़ने का दूसरा तरीका भी हो सकता है, या सब्सिडी बहुत कम हो। तो इसलिए तुमको यहाँ पे दिखेगा, साफ साफ दिखेगा, देखो वहाँ पे कि जीबीए थर्ड क्वार्टर में, देखो बच्चे लोग, थर्ड क्वार्टर में जीबीए कितना हुआ? थर्ड क्वार्टर जो अभी रिलीज हुआ है उसमें जीबीए केवल 6.5% है, मगर जीडीपी कितना है? 8.4%, जो अभी जस्ट लिखे थे थर्ड क्वार्टर में। थर्ड क्वार्टर याद आया ना? हाँ, तो थर्ड क्वार्टर में तुम लोग लिखे हो कि जीडीपी 8.4% है, मगर जीबीए कितना है? जीबीए तुम्हारा 6.5% है। इसका मतलब कुछ कमी है, यानी कि 8.5 इक्वल टू 6.5 प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। इसका मतलब यहाँ कुछ बहुत ज़्यादा ही ऐड हुआ है जीबीए, हाँ वो इनडायरेक्ट टैक्स ऐड हुआ है। देखो ना साइड में दिया गया, देखो टैक्स कलेक्शन देखो ना, फरवरी 2024 का टैक्स कलेक्शन 1.68 लाख करोड़ है जीएसटी का। तो बात समझे, ये है। इसलिए जीबीए और जीडीपी में एक डाइवर्जेंस तुमको नजर आएगा, और वो डाइवर्जेंस क्यों नजर आ रहा है? इनडायरेक्ट टैक्स के वजह से। आया समझ में? देखो लिखा गया कितना सुंदर तरीके से, नेट इनडायरेक्ट टैक्स हैव राइजन सिग्निफिकेंटली फ्रॉम 23 लाख करोड़ in 2022 to 23 to an expected 27 लाख करोड़ in 2023 and 24। देख रहे हो एक साल में इतना ज़्यादा बढ़ोतरी हुआ है, हाँ 23 लाख करोड़ से 27 लाख करोड़, समझे। तो क्वार्टर थर्ड देखोगे यदि तो 30% इंक्रीज है इनडायरेक्ट टैक्स का, और सब्सिडी रिड्यूस हुआ है क्वार्टर थ्री में। तो जाहिर सी बात है जीडीपी डाइवर्जेंस हो गया, जीडीपी बहुत हो गया, जीबीएस कम हो गया, जीडीपी बढ़ा है आपका 8.4%, और इसका क्रेडिट तुम्हारा जीएसटी को भी जाता है, इसलिए 190 बेसिस पॉइंट से बढ़ा है। 190 मतलब क्या होता है? वही 19 पॉइंट्स कितना था देखो ना, हाँ 8.4 था, 8.4 में 6.5 घटाओ, कितना हो गया बच्चे लोग? 19 हो गया, 0.19 हुआ ना जी, उसी को हम 1.9 हुआ जी, 1.90 हुआ, उसी को हम 190 बेसिस पॉइंट कहते हैं इकोनॉमिक्स में, समझे। तो 190 बेसिस पॉइंट से डाइवर्जेंस किसके किसके बीच में?
जीडीपी और जीबीए के बीच में क्यों गैप हुआ ये इतना बड़ा? इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी कम होने की वजह से। आया समझ में? खत्म कर दिए हैं जी ये वाला। आगे देखो 69, क्या भारत में एक नया दौर शुरू हो गया इकोनॉमिक ड्यूअलिज्म का? अभी तक तो हम के शेप्ड रिकवरी सुन रहे थे, है ना? के शेप्ड जब बहुत सारे इकोनॉमिक्स बोलना शुरू किए कि बहुत सारा सेक्टर ग्रोथ कर रहा है, के मतलब क्या होता है? इसे के देखो साइन, यानी कि के साइन कैसे होता है? के साइन में मतलब क्या हुआ स्टूडेंट कि एक सेक्टर बहुत आगे बढ़ रहा है और एक सेक्टर तुम्हारा नीचे बढ़ रहा है ना, और एक नीचे जा रहा है। तो सरकार ने कहा नहीं नहीं जी के शेप्ड नहीं है, ये भी शेप्ड है। भी शेप्ड का मतलब क्या कि हाँ हम मानते हैं कि इकोनॉमी नीचे गया था फिर इकोनॉमी बढ़ना शुरू हो गया। अब इकोनॉमिक्स लोग इससे भी संतुष्ट नहीं, बोले नहीं 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 नया टर्मिनोलॉजी होगा इसके लिए, इकोनॉमिक ड्यूअलिज्म। अभी जस्ट तुम लोगों ने गधा लोग, तुम लोग फर्स्ट फिगर में देखा कि जो कंज्यूमर है, जो एक्सपेंडिचर है मंथली पर एक्सपेंडिचर देखे थे ना, हाँ मीडियन का दिखाए थे तुम लोग को, तुमको समझ में नहीं आ रहा? टॉप का देखे थे, कितना अंतर है तो साफ साफ तुमको दिखता है। एक तरफ स्टार्टअप है, हाँ एक तरफ बहुत सारे लोग धनी हैं, और एक तरफ एमजी नरेगा के लिए काम के लिए डिमांड बढ़ रहा है। ये किस तरह डायकोटोमी है? एक तरफ बहुत पैसा तो एक तरफ पीडीएस में 80 करोड़ से ज़्यादा आदमी को खिलाया जा रहा है, तो ये भी तो अपने आप में डायकोटोमी है स्टूडेंट। इसका मतलब सब ठीक नहीं है रियल सेंस में। देखो आगे देखो, देखो यहाँ पे समझो, 3 एस्पेक्ट दैट एमिनेटेड फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ वेरियस गवर्नमेंट ऑफिशियल। 3 चीज़ हमें समझना होगा यहाँ पे। ये हमें समझना होगा कि जो साइज, अब देखो अभी जीडीपी कितना ग्रोथ कर जाएगा बाबू प्रोजेक्टेड 7.6%। अरे 7.6% बहुत बड़ा होता है, वो भी इंडिया बहुत बड़ा इकोनॉमी है। यदि इंडिया इतना बड़ा इकोनॉमी है और वो 7.6% से ग्रोथ करेगा, बहुत बड़ी बात है ना, यानी कि ढेर सारा पैसा। मगर वो ट्रांसलेट कहाँ पे हो रहा है? तो जो साइज और ग्रोथ जीडीपी का है उसके हिसाब से तो बाबू हम बहुत जल्दी थर्ड लार्जेस्ट बनने वाले हैं। अभी कितना है? हम लोग 5th में हैं। हाँ 5th में याद है तुम लोग? फर्स्ट कौन है? यूएसए है, सेकंड चाइना है, थर्ड जर्मनी है, 4th जापान है और 5th हम हैं। हम लोग बहुत जल्दी ओवरटेक कर देंगे जर्मनी और जापान को, थर्ड बन जाएंगे। मगर क्या शर्त पे? इकोनॉमिक ड्यूअलिज्म के शर्त पे। सवाल ये उठेगा थर्ड बनने से फायदा क्या हुआ जब सब आदमी में पैसा ही डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है? तो आ रहा है समझ में ये चीज़? हाँ, और हम ये भी जानते हैं कि रिसेंट टाइम में नीति आयोग ने बोला है कि पॉवर्टी बहुत घटा है, 11% पहले से 22 से लेकर 11% घटा है। ठीक है, हम ये भी जानते हैं कि जो स्टॉक मार्केट है हमारा बहुत बूम हुआ है। एक तो देखो हमारा खुद का आदमी लोग डीमैट अकाउंट खोल के लगा रहा है, तो स्टॉक मार्केट भी बहुत बढ़ा है, एंटरप्रेन्योरशिप वेल्थ क्रिएशन बहुत ज़्यादा हुआ है। तो ये सब सुनने में अच्छा लगता है। मगर देखो यहाँ पे अब तुमको एक ऐसा मैं आंकड़ा दिखाता हूँ जो तुमको चीख चीख के बोल रहा है कि भारत बहुत आगे बढ़ रहा है। अब मैं फिर दूसरा आंकड़ा दिखाता हूँ कि जहाँ पे मैं चीख चीख के ये बोलूँगा कि भारत बहुत पीछे जा रहा है। तो पहले ये आंकड़ा देखो, एक्सपर्ट कह रहे हैं कि अपवर्ड इनकम मोबिलिटी हुआ है, यानी कि लोगों के पास पैसा हुआ, कमाई खूब हुआ है। कैसे पता चल जाएगा? देखो पैसेंजर कार, गाड़ी का सेल देखो ना, अभी तक सबसे ज़्यादा हुआ है 4.1 मिलियन यूनिट्स, लगभग 40 लाख बिके हैं। द एवरेज सेलिंग प्राइस देखो, जो बिक रहा है गाड़ी का दाम कितना है? लगभग तुम्हारा 12 लाख का है। ये 2018-19 कंपेयर में 50% इंक्रीज हुआ है। तो इसका मतलब अभी लोग गाड़ी खरीदने वाले लोग सब बहुत सारे हैं, और भी महंगा एवरेज कार कितना 12 लाख में खरीद रहे हैं। अरे भाई 12 लाख के लिए पैसा होना चाहिए आपके पास। इसका मतलब बहुत सारे लोग हैं जो बढ़िया से गाड़ी खरीद रहे हैं। डोमेस्टिक एयर पैसेंजर देखो, आदमी लोग जाते हैं ना, अभी सबसे ज़्यादा आदमी उड़ रहा है तुम्हारा एयरक्राफ्ट सब, एरोप्लेन सब में। हाँ लगभग देखो 14 करोड़ आदमी उड़े हैं 2019 और 20 में, ऑल टाइम पीक है। अभी तक इतना ज़्यादा नहीं उड़ता था लोग सब। ये हो गया, समझ गए ना? यानी कि देख रहे हो, ये भी तो बड़ी बात है। हवाई जहाज में ट्रैवल करने का मतलब पैसा चाहिए आपको, और अभी तक सबसे ज़्यादा उड़ा है लोग 18-19 में। इसका मतलब पीपल हैव लॉट्स ऑफ मनी। तीसरा देखो म्यूचुअल फंड, देखो बाबू म्यूचुअल फंड देखो कितना क्रॉस हो गया। देखो 18,000 करोड़ तो तुम्हारा जनवरी में क्रॉस हो गया है। म्यूचुअल फंड में तो तुम्हारे मेरे जैसा आदमी सब लगा रहा है पैसा। पैसा होगा तभी ना लगाएगा जी। और डीमैट अकाउंट देखो ना, हद ही हो गया। डीमैट अकाउंट 4 करोड़ पहले था दिसंबर 2019 में, बाबू 14 करोड़ हो गया। बताओ, 14.5 करोड़ में कह दूँ इसको, तो 14.5 करोड़ डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट जानते हो ना, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना है तो डीमैट अकाउंट खोलना पड़ता है। इतना आदमी संख्या बढ़ा है 19 से लेकर तुम्हारा 23-24 में। तो हम कह सकते हैं कि ये पिक्चर साफ साफ चिल्ला के बोलता है कि पैसा है, बहुत अच्छा पैसा। क्यों? पैसेंजर कार खरीद रहा है लोग,
इतना फ्लाइट में ट्रैवल कर रहा है लोग, इतना डीमैट अकाउंट खोल रहा है, म्यूचुअल फंड में इतना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो ये सभी चीज़। मत दूसरे तरफ देखो, दूसरा देखो, इकोनॉमिक डुअलिज्म को जो प्रूव करेगा। अभी भी फ्री राशन दिया जा रहा है 81 करोड़ पीपल को। जाओ, अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जब इतना डीमैट अकाउंट लगवा रहा है लोग सब, तो इसको फ्री में पीडीएस खाने की क्या जरूरत है? सवाल ये है, समझ रहे हो? इंडिया का पॉपुलेशन देखो, वही 143 करोड़ है ना, उसमें से जो 82 करोड़ होगा लगभग, वही 81 करोड़ जो होगा वो 57% पॉपुलेशन है। भारत का 57% पॉपुलेशन को फ्री अनाज दिया जा रहा है। तो क्या यही तो इकोनॉमिक डुअलिज्म है कि जहाँ पे एक ही, समझे ना, को एग्जिस्टेंस दो और दो अधिक इकोनॉमिक सिस्टम में, जहाँ पे अधिक से अधिक जो पॉपुलेशन है 57% अभी भी सरकार का राशन पे टिका हुआ है, और एक तरफ अभी देखें कि पैसेंजर इतना चल रहा है, गाड़ी इतना खरीद रहा है, तो आपको ये भारत में ही इस तरह का इनइक्वलिटी नज़र आ रहा है, समझे? आगे देखो, हाईएस्ट डिमांड फॉर एमजी नरेगा। एमजी नरेगा जानते हो ना, 100 दिन का जो गारंटी होता है ना, हर राज्य देती है ना, केंद्र सरकार भी खर्च करती है, उसके लिए केंद्र सरकार ही खर्च करती है। अब देखो, ये सबसे ज़्यादा जो डिमांड हुआ था कोविड-19 के टाइम में, जानते हो कोविड-19 के टाइम में एमजी नरेगा ने बहुत कुछ लेबर को दिया कि भाई काम करो, गड्ढा खोदो, लो पैसा लो, कम से कम पैसा कमाओ। वो कोविड के टाइम था, उसमें समझ में आता, उस समय कोविड ने बाबू बचा लिया लोग को, यानी कि कोविड के टाइम में एमजी नरेगा ने बचा लिया लोग को, नहीं तो आदमी का हालत खराब हो जाता है। बात समझो मत, तुमको लगता है कि सेम सिचुएशन अभी है इंडिया में? इंडिया अभी 24 में जा रहा है, कोविड खत्म हो चुका है। अभी देखो, जान के हैरान हो जाओगे तुम लोग, 11% एमजी नरेगा का डिमांड बढ़ा है, बताओ। हाँ, कोविड के टाइम में समझ में आता है। देखो, अप्रैल और दिसंबर 2020 में जो था, जो जितना उस समय डिमांड था उससे ज़्यादा डिमांड अभी हो गया। ये कैसे हो गया? व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बेचारे लोगों के पास पैसे नहीं हैं और वो काम करना चाह रहे हैं। कोविड के टाइम में समझ में आता है कि मजदूर सब छोड़ के आ रहे थे, तो कुछ काम दो, तब वो घर में खाएंगे। अभी बताओ, कोविड से भी ज़्यादा इसका डिमांड है जॉब का। तो ये भी इकोनॉमिक डुअलिज्म को ही प्रूव करता है स्टूडेंट। आगे देखो, ये देखो, ये मैं बार बार बोला हूँ तुम लोग को, एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर रियल वेजेस, इन्फ्लेशन को हटा के। तो देखो बाबू, 2009 से लेके 2013 का लेंगे, ये हम लोग 3-4 साल का लेंगे। तो देखो, जो एग्रीकल्चर वर्कर्स था उसका वेज 8.6 बढ़ा था उस समय, यानी कि 9 के कंपेयर में 13-14 का मैं बात कर रहा हूँ, समझे? ये बात पुराना बात था। 2009 में जितना एग्रीकल्चर वर्कर्स कमाते थे उसके कंपेयर में 2013-14 में वो 8.6% ज़्यादा कमा रहे हैं। कहने का मतलब ये हुआ, जो नॉन एग्रीकल्चर जो वर्कर जो कमाते थे 2009 और 10 में, उसके कंपेयर में वो 2013 और 14 में 6.9% ज़्यादा कमा रहे थे। ये बात दोनों ही पुराना बात था। थोड़ा इधर आते हैं, 14 से लेकर 19 का देखते हैं, तो जो रियल फार्म और नॉन रियल वेजेस है वो घटा है 3.3% एंड 3% यानी कि घटा है, समझ रहे हो? डिसलेट हुआ यानी घटा है। और अभी यदि पूरा हम ले 2019 से लेकर 2023 का ले, तो ये भी हम जानते हैं कि हम बार बार बताए हैं तुम लोग को, रियल वेज देखोगे एग्रीकल्चर के लिए तो -0.6% है और नॉन एग्रीकल्चर के लिए -1.4%। व्हाट डज इट मीन? कि जो रियल वेज है, इन्फ्लेशन को हटा के मैं बोल रहा हूँ, लोग का बढ़ा नहीं घटा है, समझे? अभी मैं 5 साल का बात कर रहा हूँ। तो जो वर्कर एग्रीकल्चर वर्कर्स है, नॉन एग्रीकल्चर जो वर्कर्स है, उसका रियल वेज तो घट रहा है। तो इकोनॉमिक डुअलिज्म ही तो है ये। एक तरफ तुम देख रहे हो कि स्टॉक मार्केट बढ़ रहा है हमारा, है ना, डीमैट अकाउंट खुल रहा है, पैसेंजर कार बढ़ रहा है। एक तरफ तुम देख रहे हो कि एमजी नरेगा का डिमांड और बढ़ते चला जा रहा है। जो रियल वेज ग्रोथ होना चाहिए एग्रीकल्चर वर्कर्स का, नॉन एग्रीकल्चर वर्कर्स का, वो हो रहा है। और हम ये रिसेंट टाइम में ये भी जानते हैं कि पहले 43% वर्कफोर्स था एग्रीकल्चर के ऊपर, आप वो तुम्हारा बढ़ के तुम्हारा कितना हो गया? 46% हो गया, 43 से 46% हो गया। और महिलाओं का भी जो एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है रूरल इंडिया में, है ना, वो भी तुम्हारा एग्रीकल्चर में ही बढ़ा है। तो ये कोई संकेत अच्छा नहीं है कंट्री के लिए, समझे? तो यहाँ पर वही लिखा गया है। ऑल इंडिया डेप्ट एंड इन्वेस्टमेंट सर्वे का देखोगे बच्चे लोग, जान के हैरान हो जाओगे, जो कर्ज के तले जो दबा हुआ है वो 35% तुम्हारा रूरल इंडिया में ही है। 35% रूरल इंडिया में लोग कर्ज से दबे हुए हैं।
यानी कि 100% है तो 35% तुम्हारा क्या रूरल इंडिया है। और उसमें से देखो 35%, उसमें से 40% जो लोग हैं वो फार्मर लोग हैं, कल्टीवेटर है, और 28% बेचारे लोग नॉन कल्टीवेटर है, जो कैजुअल वर्कर है, दूसरे की जगह काम करते हैं, लेबर के रूप में काम करते हैं। इसका मतलब ये आदमी लोग जो फार्मर है, जो वर्कर है, एक तो बेचारे का रियल वेज ग्रोथ नहीं हो रहा है, और दूसरी बात है कि सबसे ज़्यादा यदि कर्ज में कोई डूबा हुआ तो ये लोग डूबा हुआ है। यू जस्ट सी द डायकोटॉमी, आयरनी ऑफ दिस कंट्री, कि जब कंट्री आपका 7.6% GDP से बढ़ रहा है तो बहुत सारे ऐसे सेक्शंस ऑफ पीपल है जिसका रियल वेज ग्रोथ नहीं हो रहा है और इन लोग के ऊपर ज़्यादा कर्ज है। तो ये अपने आप में इकोनॉमिक डुअलिज्म होने का सबूत है। दैट्स इट, कंप्लीटेड।